सामने ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। आज की एपिसोड बहुत लंबी होगी और इनफैक्ट ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। आधा पार्ट आज होगा, आधा पार्ट कल होगा, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट टू गो थ्रू और परसों इलेक्शंस हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा कि हम ये दोनों की दोनों कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल में इसको देख लें और इसका मुतालिया कर लें। मैं थोड़ा सा उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। देखें, इसमें बहुत सारी मैंने कोरिलेशंस ड्रॉ की हैं जो मेरी अपनी स्टडी है, उसकी बेसिस के ऊपर मेरा एक एनालिसिस है। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हिस्ट्री के हो सकते हैं, फैक्ट्स दूसरी कंट्रीज़ के हो सकते हैं। उन फैक्ट्स को जब आप देखते हैं तो आप जाके उसको बेशक मुझे फैक्ट चेक करें, गूगल करें, उसको स्टडी कर लें। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को एज इट इज़ ना मानें, आप जाएँ और जाके गूगल करें हर चीज़, ताकि आपकी अपनी नॉलेज में इजाफा हो। जो मेरे ओपिनियंस हैं वो मेरा एनालिसिस है, मेरे ओपिनियंस हैं। आप उससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। वो हो सकता है कि वो ऐसा ही हो सकता है ऐसा ना हो। जब भी मैं सियासत को या इकोनॉमी को या इस तरह की चीज़ों को अप्रोच करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने इमोशंस को साइड पे रखूँ और मैं लॉजिकली, रैशनली और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ किसी चीज़ को अप्रोच करूँ। और उसमें बड़ा ज़ाहिर है, पाकिस्तान में आजकल के एनवायरनमेंट में बड़ा बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप किसी को सपोर्ट करते हैं, आप उसके खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकते। तो वहाँ पर ना उससे होता ये है कि जब आप रैशनली नहीं सोच रहे होते ना, जब इमोशनली सोच रहे होते हैं, तो यू लूज साइट ऑफ द बिगर पिक्चर, यू लूज साइट ऑफ एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन एंड यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। काफ़ी दफ़ा आपको इमोशनल किया जाता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो जब आप इस कॉन्वर्जेसन को सुन रहे हैं, आई वांट कि आप अपने इमोशंस को, अपनी एफिलिएशंस को, अपने बैगेज को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें और इसको बहुत एक एकेडमिक और एक ऑनेस्ट, एक क्रिटिकल थिंकिंग के तरीके से आप आके रैशनली इसको अप्रोच करें। हो सकता है कुछ चीज़ों से आप एग्री करें, क्योंकि मैं इसमें जो बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल भी इस नज़रिए से नहीं कर रहा, और ये मेरा तर्ज भी है देखने का ओवरऑल पॉलिटिकल इकॉनमी को, कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि पॉलिटिक्स में गुड वर्सेस ईवल की एक फ़ाइट हो जाती है कि ये अच्छा आदमी है, वो बुरा आदमी है, ये फितना है, वो करप्ट है, वो डाकू है। आपने अगर आप इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें ना, और आप एक्चुअली ये रियलाइज़ करें कि यार दो सेट्स ऑफ पीपल हैं और वो दो सेट्स ऑफ आइडियोलॉजीज़ में बिलीव करते हैं, और दोनों के दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान या उनका जो भी मुल्क है उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। दोनों के दोनों चाहते हैं कि वो भी इनरिच हों, उनकी कम्युनिटीज़ भी इनरिच हों, उनके इर्द गिर्द के लोग भी इनरिच हों। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका तर्ज़ फ़र्क होता है, उनकी पॉलिसीज़ फ़र्क होती हैं, उनका सिस्टम फ़र्क होता है। हो सकता है आपको वो जो उनकी पॉलिसी है, आपको लगे कि यार वो तो चोरी की पॉलिसी है। हो सकता है उनको ना लगे। वो लोग रैशनलाइज़ करते हैं क्योंकि उनका अपना पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होता है जिसके ऊपर वो वो ये सोचते हैं कि अच्छा नहीं, दुनिया तो ऐसी है तो ये ऐसे ही, ये सही है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। सो यू नीड टू ह्यूमनाइज़ इंडिविजुअल्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इन देयर माइंड्स what they're trying to do is supposedly best for the country, in terms of policies and so on and so forth. अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि यार वो पॉलिसीज़ रिडंडेंट हो चुकी हैं, या वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, या दुनिया बदल चुकी है, या करंट एनवायरनमेंट में, करंट वेरिएबल्स में वो पॉलिसीज़ एप्लीकेबल नहीं है, जो कि आज हम यही करेंगे थोड़ा सा। एंड आई वांट यू टू अप्रोच दिस एंटायर कॉन्वर्जेसन विद दैट लेंस rather than a lens of emotions or a lens of good versus evil. अच्छा जी, कॉन्वर्जेसन को मैं जब स्टार्ट करूँगा तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है या आने वाले वक्त में जो होगा, वो एक माइक्रो चीज़ है। एक्चुअल में उसका ताल्लुक ओवरऑल पूरे निज़ाम से, ग्लोबल निज़ाम से है। तो जब तक आप मैक्रो को नहीं समझेंगे, आपको माइक्रो इतना समझ नहीं आएगा, और आपको बिगर पिक्चर समझ नहीं आएगी कि आने वाले वक्त में पोटेंशली क्या पाकिस्तान के साथ होगा, क्योंकि वो हमेशा एट एवरी गिवन टाइम इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। सो मैं स्टार्ट करूँगा विद अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री। पहले तो समझते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पिछले 100 साल में था क्या और इवॉल्व किस तरह से हुआ। अच्छा, सबसे पहले मैं, बिफोर वी गेट इनटू पाकिस्तान एंड बिफोर वी गेट इनटू द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, आई वांट टू गो अ लिटिल मैक्रो। आई वांट अ होलिस्टिक पिक्चर कि एग्जैक्टली पूरी दुनिया का निज़ाम क्या है, क्या रहा है, और हिस्ट्री में दुनिया में किस तरह से एवोल्यूशन हुई है जिसका इम्पैक्ट फिर पाकिस्तान पे भी पड़ा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वर्ल्ड वॉर 2 से। हम सबको पता है कि उस वक्त पाकिस्तान भी आज़ाद नहीं था, इंडिया भी आज़ाद नहीं था, हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, बहुत सारे और ममालिक जो हैं वो ब्रिटिश की कॉलोनी थे, और ब्रिटेन जो था वो ग्लोबल सुपर पावर था। ब्रिटेन का जो पाउंड था वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी। और जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो ब्रिटेन बहुत ज़्यादा डेट में था, और दो मेजर पावर्स उसके बाद इमर्ज की, एक अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, और एक यूएसएसआर जो कि सोवियत रशिया। वो कम्युनिस्ट था सोवियत रशिया, और अमेरिका जो था वो फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट था। और इसके अंदर जैसे ही, हालांकि इन दोनों ने साथ मिल के नाज़ी जर्मनी को हराया था, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो ये दोनों आपस में कंपटीशन में लग गए, और वो कंपटीशन इवेंचुअली एक सॉर्ट ऑफ कोल्ड वॉर में
तब्दील हो गया, जिसमें न्यूक्लियर रेस भी हुई, जिसमें स्पेस रेस भी हुई, वो सारा कुछ हुआ। यू नो, यू प्रॉब्ली सीन अ टन ऑफ फिल्म्स अराउंड इट एज वेल। अच्छा, ये जो जंग थी ना, ये जंग इकोनॉमिक सिस्टम की थी, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्टन वैल्यूज़ थी। जिस तरह से अमेरिका जो है वो कहता था कि जी हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम फ्रीडम में बिलीव करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम ऑफ दैट। और फिर यूएसएसआर जो था वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट निज़ाम था, वो उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं क्योंकि पॉलिटिक्स इकोनॉमी से दूर नहीं होती, वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है और बहुत क्लोजली कनेक्टेड होती है। तो वो बिल्कुल ही फ़र्क थी रशिया की और सोवियत रशिया की। तो दोनों के दोनों खैर आपस में कम्पीट कर रहे थे, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो यू नो डिफरेंट, मतलब वो सिर्फ आपस में ये नहीं था कि दो कंट्रीज़ हैं वो आपस में कर रही हैं, पूरी दुनिया में। साउथ अमेरिका के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स चलने का खदशा है, तो इंडिया जो है वो यूएसएसआर के साथ है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उसका जो दरारें थी ना, जो कैंप्स थे, वो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, और उसी के दौरान रिजीम चेंजेस भी हो रही थी, उसी के दौरान प्रॉक्सी वॉर्स भी हो रही थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ये ज़्यादातर जो आप उस टाइम की जंगें हैं, जो 40 से लेके 90s, इवन अफ़गानिस्तान तक की जंग जो थी, वो सारी यूएसएसआर और अमेरिका के दरमियान जंगें थी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ फुड़काई जा रही थी एसेंशली। और इसमें बड़ा कॉमन था कि रिजीम चेंजेस हो जाए। ज़ाहिर है कि जो डिफरेंट सुपर पावर्स थी, उनका ये होता था कि यार अगर तो जो रूलिंग क्लास है या तो वो मेरे साथ हो, अगर वो नहीं है तो कैन आई यूज़ एजेंट्स एंड कैन आई यूज़ समथिंग, वन थिंग और द अदर टू चेंज द रिजीम, और जो अपोजिंग साइड है मैं उसको ले आऊँ ताकि वो मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि अगेन कंपटीशन चल रहा है ना एक बड़ा, और उसमें सिर्फ सुपर पावर्स नहीं है, वो निज़ाम की कंपटीशन है। तो उसमें जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो पावर ड्राइव करती हैं सुपर पावर की, और वो उस कंपटीशन में ज़ाहिर है पार्टिसिपेट करती हैं। सो एनीवेज रिजीम चेंजेस भी हो रही थी, और ये बड़ा नॉर्मल था। ये अगर आज आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ, इसमें आप एथिकली, मॉरली और बहुत सारे तरीक़ों से आप इसको कह सकते हैं कि आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन अगेन जब अगर आप एथिक्स, मॉरल्स और इमोशंस निकाल दें 2 मिनट के लिए, तो आई थिंक मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स वुड डू दैट। पावर जब आती है ना आपके पास, पाकिस्तान के पास अगर बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, पाकिस्तान ने भी किया अफ़गानिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाई हमने, और हमने उसके अंदर जो है ना डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स को सपोर्ट किया, डिफरेंट एक्टर्स के खिलाफ गए। तो हर स्टेट जहाँ पर जिधर उसका सिस्टम चलता है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी पावर एक्सर्ट कर रही होती है। ये बहुत बड़ी सुपर पावर्स थी, इन्होंने लोगों को इंटाइस किया। ये कोई ऐसे नहीं था कि बस रैंडमली आ गए, इन्होंने आके लोगों को कहा यार हमारा सिस्टम अच्छा है, तुम हमारे साथ आओगे, हम तुम्हें नॉलेज देंगे, एजुकेशन देंगे, पैसा देंगे, सपोर्ट देंगे। तो जो छोटी स्टेट्स थी वो अपने हिसाब से वो डिसीजंस ले रही थी कि यार ठीक है हम इस सुपर पावर के साथ चले जाते हैं, हमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वो अगेन दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ थी, और उन आइडियोलॉजीज़ के क्लैशेस हो रहे थे। फिर 1991 में पोस्ट अफगान वॉर के अंदर व्हाट द अमेरिकन्स डिड वाज कि उन्होंने अफगानिस्तान को यूज़ किया टू एग्जॉस्ट यूएसएसआर। वैसे उन्होंने बहुत सारे तरीक़ों से वैसे भी एग्जॉस्ट किया हुआ था, और कम्युनिज्म वाज नॉट एबल टू, इवन दो उनकी मिलिट्री माइट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इकोनॉमिकली जो सोवियत रशिया था वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था, और अफगानिस्तान वाज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, जिसमें बेसिकली उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर सके। सो अफगान वॉर एंड हुई 1991, सोवियत रशिया फाइनली कोलैप्सेस एंड अमेरिका इमर्जेस एज द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, 1991 से लेके 2024 में अगर हम आते हैं तो उस टाइम पे अमेरिका बाय एंड लार्ज हैज़ बीन द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, एंड जहाँ पर वो सोल सुपर पावर है, जाहिर है कि वो एक तो वो ग्रो भी बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि नोबडी इज़ देयर टू चैलेंज देम, बट ऑल्सो उसने अपनी पावर को अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया, बहुत सारी जंगें की, मिडल ईस्ट को मतलब 3-4 कंट्रीज़ को तबाह कर दिया, मिलियंस ऑफ लोग मारे, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट भी क्रिएट हुआ। फिर उसकी वजह से जो काउंटर एक्शन हुआ, तो फिर वो वॉर ऑन टेरर हमने देखा कि इमर्ज किया, और फिर हमारा जो ओवरऑल रीजन है इसमें बहुत डिस्टेबलाइजेशन हुई है। सर ये नहीं कि ये पिछले 30 साल में ही जंगी हुई, इससे पहले भी लाइक आई मेंशन्ड वियतनाम में जंग हुई, और बहुत सारी आप यू गो एंड गूगल द लिस्ट ऑफ वॉर्स दैट अमेरिका हैज़ पार्टिसिपेटेड इन, तो 30-40 डिफरेंट जंगें आएंगी छोटी बड़ी। बट पिछले 30 सालों के अंदर पर्टिकुलरली हमारे रीजन में इर्द गिर्द हमें बहुत ज़्यादा जंगें नजर आईं, और उसने बहुत ज़्यादा हमारी साइकी को, हमारी आइडियोलॉजीज़ को इम्पैक्ट किया। मीनवाइल पिछले 10-15 सालों के अंदर हमने देखा कि रशिया वापस एकदम से राइज करना शुरू हुआ, चाइना राइज करना शुरू हुआ। चाइना की जो राइज थी वो लार्जली चाइनीज़ ने बड़ा इंटरेस्टिंग खेला, वो खामोशी बैठे रहे। उन्होंने अमेरिकन को जाके कहा कि सर आप इनोवेट करें, हम चीज़ें बनाएंगे, सस्ते में आपको बना कर देंगे। तो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को ही इस्तेमाल करके उन्होंने अपने आप को ग्रो किया। वो पहले कम्युनिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को थोड़ा खोला, रिस्ट्रक्चर किया, और उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली उस पॉइंट पर लाई खड़ा कर दिया कि अब दुनिया कहती है कि चाइना इज़ गोइंग टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 3-4 years, एंड चाइना इज़ नाउ इमर्जिंग एज अ मेजर
सुपर पावर। मीनवाइल रशिया जो है उसने अपने आप को मिलिटरीली वापस इमर्ज करवाया। सम ऑफ द बेस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड, सम ऑफ द बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड, वो सारा रशिया आज तक बना रहा है। बट दिस टाइम अराउंड दे डिडंट जस्ट गो फॉर द मिलिट्री, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स को भी खेला। उन्होंने पाइपलाइंस की पूरी पॉलिटिक्स की, यूरोप में पाइपलाइंस बिछाई, इधर से पाइपलाइंस ला रहे थे। और जो लार्जली पिछले कुछ अरसे में हम जंगें भी देख रहे हैं ना, जो सीरिया की जंग है या आर्मीनिया की जंग है, तो उसमें कहीं ना कहीं एट एवरी गिवन टाइम एक चेस बोर्ड की तरह वो जंग इस वजह से हो रही होती है क्योंकि कोई ना कोई पाइपलाइन गुजर रही होती है जिससे इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा होता है टू एन एडवर्सरी ऑफ ए सुपर पावर, जो कि इन दिस केस इज़ द यूएस। अच्छा, जो भी सुपर पावर होती है वो अपनी पावर बनाती है करेंसी, जो उनकी करेंसी होती है उसको रिजर्व करेंसी बना के। जिस तरह ब्रिटेन का पाउंड था, इसी तरीके से अमेरिका का डॉलर है, जो कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। आपने ट्रेड करनी है, आपने यूएस डॉलर में करनी है, आपने किसी करेंसी में ट्रांसफ़र करना है, तो पहले आप यूएस डॉलर खरीदते हैं, फिर आप उस करेंसी में जाते हैं। जब अमेरिका की करेंसी की पावर पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करेगी, तो अमेरिका की करेंसी एसेंशियली, अमेरिका विल हैव द पावर कि वो अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करे, और उनकी इकोनॉमी अच्छी हो या उनकी इकोनॉमी बुरी हो, वो कंट्रोल करेंगे कि दुनिया की इकोनॉमी कैसे चलेगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सुपर पावर को मेंटेन करना, क्योंकि अगर ये पावर ले ली जाए, जैसे पाकिस्तान में हम अगर रुपीज़ अनलिमिटेड, हमारे पास रुपये का कंट्रोल है, हम उसको अनलिमिटेड प्रिंट कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हमने रुपये को प्रिंट किया और उसका जो जिस तरह से भी हमने इकोनॉमिक्स मैनेज की, लेकिन हम डॉलर अनलिमिटेड नहीं प्रिंट कर सकते। लेकिन अगर पूरी दुनिया ट्रेड डॉलर में कर रही है, तो अमेरिका को कुछ भी चाहिए तो वो डॉलर प्रिंट करेंगे, वो जाके वो चीज़ खरीद लेंगे। दैट गिव्स देम वर्चुअली अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड पावर। और अगर ये चैलेंज हो जाए तो अमेरिका के लिए बहुत डेट्रीमेंटल हो सकता है एज अ सुपर पावर। जब आज हम देखते हैं ना कि अमेरिका किस हाल में है, तो हमें नज़र आता है कि अमेरिका के अंदर जो स्ट्रक्चरली वो बहुत करीब है जिस तरह यूएसएसआर था। उनका $33 ट्रिलियन का डेट हो चुका हुआ है, उनके पास उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी है नहीं, वो ज़्यादातर जो है ना वो बाहर से माल मंगवा रहे हैं। मतलब उनका जो जो हमने सुना होगा करंट अकाउंट डिफिसिट, जिस तरह पाकिस्तान का है, उनका भी बड़ा करंट अकाउंट डिफिसिट है बेसिकली। और वो मनी प्रिंटिंग कर करके अपने आप को सस्टेन तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्वैक इकोनॉमिक्स है। और उसको देख के बहुत सारी कंट्रीज़ ने रियलाइज़ करना शुरू किया है कि यार ये शायद चूना लगा रहे हैं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है नहीं जितनी स्ट्रॉन्ग ये दिखा रहे हैं अपने आप को। ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पिछले 10-15 सालों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जंगों में, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे वो XYZ कहीं पे भी हो, वहाँ पर उन्होंने जंगों पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा कर उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया। और अगेन जिस तरीके से यूएसएसआर ने अपने आप को टुवर्ड्स दी एंड जंगों में पैसा लगा के अपने आप को ज़ाया किया था और अपने आप को वीकन किया था, तो उसी तरीके से अमेरिका भी बहुत सिमिलर सिचुएशन में आज खड़ा हुआ है। और उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखते हैं ना कि आज बेसिकली चाइना और रशिया एक एक मिल के कैंप बन के अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से उस टाइम के ऊपर यूएसएसआर को अमेरिका ने चैलेंज किया था। तो चाइना अमेरिका को इकोनॉमिकली चैलेंज कर रहा है। चाइना का बार बार आ रहा है कि देर गोइंग टू बिकम द बिगेस्ट इकोनॉमी। वो एक प्रोडक्टिविटी ड्रिवन इकोनॉमी है जिसके अंदर वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। उनका सरप्लस क्रेजी होता है हर साल का, वो एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी जो डॉलर्स हैं वो उन्होंने अपने पास रखे हुए होते हैं। और जितनी भी प्रोडक्टिव एरियाज़ हैं, चाहे सिलिकॉन चिप्स हों, चाहे कार्स हों, इलेक्ट्रिक कार्स हों, चाहे जहाज़ हों, चाहे XYZ बहुत सारे एरियाज़ हों, उस पे चाइना जो है वो इस वक्त अमेरिका को आउट कम्पीट कर रहा है। मतलब अमेरिका स्ट्रगल कर रहा है टू फॉलो चाइना। और आपने रिसेंटली सुना भी होगा खबरों के अंदर कि जी हवावी पे बैन लगा दिया। सिलिकॉन चिप्स के ऊपर जो है वो एक फड्डा चल रहा है, ट्रेड वॉर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है बिकॉज चाइना ने अब चैलेंज करना शुरू कर दिया अमेरिकन माइट को इकोनॉमिक्स के अंदर। मीनवाइल रशिया ने यूक्रेन में जाके अमेरिका को मिलिटरीली चैलेंज करना शुरू कर दिया है। और वो कर ये रहे हैं कि वो यूक्रेन को यूज़ कर रहे हैं अमेरिका को एग्जॉस्ट करने के लिए। वो एक लॉन्ग ड्राउन सी वॉर है। अब रशिया की इतनी पावर है, वो बड़े आराम से जाता है जाके यूक्रेन को भड़का सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत स्लोली एक वॉर में रखा हुआ है अमेरिका को, जिससे अमेरिका जो है वो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाली जा रहा है। उनके अपने हालात बहुत ख़राब हैं, उनकी इकोनॉमी इस वक्त कोई इतने अच्छे सूरत हाल में नहीं है। और उनका इंटरनली फड्डा भी चल रहा है क्योंकि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि यार हमने पैसा यूक्रेन भेजना है, वरना जो है ना रशिया हमें टेक ओवर कर लेगा। टेक ओवर इन द सेंस कि हम, हमारा जो सुपर पावर स्टेटस है, जो चौधराहट का सेटअप है पूरी दुनिया में, वो लूज़ हो जाएगा। जो कि जब ब्रिटेन का हुआ था, जब सुएज कनाल क्राइसिस हुआ था, ये आप जाके चेक कर सकते हैं। दैट वाज द मोमेंट व्हेन ब्रिटेन सीज टू बी द ग्लोबल सुपर पावर एंड अमेरिका इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल सुपर पावर। तो इसी तरह अमेरिका का आप कह रहे हैं कि पोटेंशियली एक सुएज कनाल मोमेंट हमारे सामने आ सकता है इन द नियर फ्यूचर। अच्छा, अब जो ये अमेरिका में चेंजेस आ रही हैं ना, इसको जब आप समझ लेते हैं कि यार अच्छा नहीं, उनका इतना सिंपल सीन नहीं है कि वो एक सुपर पावर है, वो चल रही है। अमेरिका का अपने इंटरनली उनके बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। उनका जो सुपर पावर स्टेटस है वो चैलेंज हो रहा है, और अगर वो चैलेंज हो गया तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा उसके रेपरकशंस डील करने पड़ेंगे। जिसकी वजह से विद इन अमेरिका दो आइडियोलॉजीज़ बैठी हुई हैं इस वक्त। एक वो आइडियोलॉजी है जो करंट अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, जो स्टेटस को है,
स्टेटस को बेसिकली वो होती है जो कि प्रिवेलिंग जो आइडियोलॉजी, जिस तरह निज़ाम चल रहा है उसी निज़ाम को चलाने वाले जो होते हैं, वो ये कहता है कि यार अमेरिका एक पावरफुल नेशन है और हमारी मिलिट्री माइट बहुत स्ट्रांग है। हम बेशक अब जो है ना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते होंगे, हम गाड़ियाँ बना के एक्सपोर्ट नहीं करते होंगे, हम बहुत सारी और चीज़ें नहीं करते होंगे, लेकिन हमारी वेपन्स की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो इतना पावरफुल है, हम दुनिया में किसी भी कंट्री को भड़का सकते हैं, हम जंगें कर सकते हैं, हम जो है वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को जाते हैं, जाके हम अपनी मुंह मांगी प्राइस के ऊपर जो है ना दुनिया की सबसे ऑप्टिमाइज्ड वेपन्स बेचते हैं, और उससे हमारी इकोनॉमी चलती रहती है। तो एज़ लॉन्ग एज़ हम जो है ना डंडे के तौर पे इंश्योर करें कि पूरी दुनिया हमारे साथ जो है वो हमारा डॉलर को इस्तेमाल करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी तरफ एक इमर्ज किया ट्रंप, जो कि हम सब ने देखा और हमने कहा यार ये क्या अमेरिका में क्लाउन शो चल रहा है, ये कौन है ट्रंप और ये क्या बातें कर रहा है, और ये इतना रेसिस्ट क्यों है और इतना इस्लामोफोब क्यों है, और उसको बेचा भी ऐसे ही गया। जब 2016 में वो आया तो उसको मीडिया ने जलील करके रख दिया, उसको कहा ये वो रेसिस्ट है, वो ये है, वो है, वो वेमेनाइज़र है, वो इस्लामोफोब है, हर किस्म की बुरी चीज़ उसके खिलाफ आई। लेकिन अगर आप इस सारे को खुरेद के आप देखें कि ट्रंप की पॉलिसी क्या थी, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, आपको समझ आना शुरू होती है कि ट्रंप रिप्रेजेंटेड द चेंज इन अमेरिका। व्हाट ही रिप्रेजेंटेड वाज, उसको ये समझ आ गई हुई थी कि अमेरिका का डाउनफॉल पोटेंशियली आ सकता है अगर हमने अपने आप को बदला नहीं। और वो बदलने का उसका मकसद ये था, वो कह रहा था कि यार जंगें ख़त्म करो, हम इतना सारा ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स बाहर लगा रहे हैं, हम नेटो को इतना पैसा दे रहे हैं, फॉर व्हाट? हम डिफरेंट कंट्रीज़ में, हम अफगानिस्तान में घुसे हुए हैं, हम पता नहीं कहाँ कहाँ घुसे हुए हैं, फॉर व्हाट? हमें उन लोगों को वापस बुलाना है, हमने उस पैसे को इस्तेमाल करना है। वो एक बिजनेस का आदमी था, उसने अकाउंटिंग देखी, उसने कहा जी हमारी तो इकॉनमी तबाह हुई भी है, हमारा जो, हम तो बेवकूफ़ क्वैक इकोनॉमिक्स पे चल रहे हैं, इसके ऊपर अब ज़्यादा से सस्टेन नहीं कर सकते, हमें पुल बैक करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट में जाना पड़ेगा। क्योंकि उसका मानना ये है, और वो बात दुरुस्त है, कि अमेरिका इज़ एवरीथिंग, वो दुनिया से अलग है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता उस तरीके से। उनके पास हर किस्म के रिसोर्सेज हैं, खाना वो अपना उगा सकते हैं, एनर्जी अपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉलेज बेस उनकी बहुत स्ट्रांग है। उनको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा अर्सा जो एक्सटर्नल पैसा वो ज़ाया कर रहे हैं उसको इंटरनली लगा के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, ऑटोमेशन पे जाना है, मैन्युफैक्चरिंग वो बड़े आराम से कर सकते हैं इन द एज ऑफ ऑटोमेशन। तो वो ये कह रहे हैं यार अपने ऊपर फोकस करो और अमेरिका को वापस ला के खड़ा करो, कि ताकि हम 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद फिर से एज द लीडिंग सुपर पावर इमर्ज करें। अच्छा, ये चीज़ अगेन अमेरिका में दो कैंप्स, और जो स्टेटस को है उसने कहा यार क्या मतलब स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, दैट मीन्स कि हमने इतने अरसे की सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर को इस्तेमाल किया और सॉफ्ट पावर हमने बनाई, तो वो हम सारी की सारी छोड़ दें और छोड़ के हम सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। दैट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो फिर आपने देखा कि 2020 के अंदर वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हुई, मैं रिजीम चेंज नहीं कहूँगा, रिजीम चेंज आप इस तरह से कह सकते हैं कि स्टेटस को एंड एस्टैब्लिशमेंट वाज वेरी इंटेग्रल इन मेकिंग श्योर कि ट्रंप गेट्स रिमूव्ड, ट्रंप गेट्स अनपॉपुलर, मीडिया उसके खिलाफ था, कॉन्स्टेंटली इदारे उसके ख़िलाफ़ थे, FBI उसके पीछे पड़ी हुई थी। और फिर 2020 में हमने देखा कि आफ्टर ही गॉट आउट ऑफ ऑफिस, तो 1 जनवरी 6 का इंसरेक्शन का वाक़या हुआ, जिसके अंदर जो है वो उसके जो सपोर्टर्स थे वो एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग के अंदर घुस गए, और अमेरिका ने देखा, उन्होंने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसे हो गया, ये तो वैसा है जैसे हमारे मुल्क पे हमला हो गया हो, ये तो ट्रेटर्स हैं सारे के सारे। और उसके बाद क्या हुआ जी, ट्रंप साहब को जो है वो मीडिया से बैन कर दिया गया, ट्रंप साहब के ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस बन गए, और ट्रंप साहब जो हैं वो ऐसा लगा कि यार ये तो एक छोटा सा ब्लिप इन द टाइमलाइन था, ये कोई क्लाउन था, वो आ गया था, और अब जी इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। हुआ कुछ यूँ, ओवर टाइम हमने ये देखा कि जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट थी, जो उनका स्टेटस को था, जिनको लगा कि अब जो बाइडन आएगा और वो अच्छी अच्छी बातें करेगा और वो कहेगा कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए है, और फ्रीडम फॉर ऑल होनी चाहिए है, और हम तो जो है ना सबका ख्याल रख रहे हैं, तो लोग जो हैं वो सारे बेवकूफ़ हैं और उनको रियलाइज़ नहीं होगा कि इस वक्त क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। तो वो उनको यही लगा वाकई कि वाकई लोग बेवकूफ़ हैं और वो नहीं समझ पाएंगे। बट 4 years later what we're seeing now is that Joe Biden is the most unpopular president in the recent history of America. एंड इस वक्त जो पोल्स हैं अमेरिका में, अगर आप उनको देखें, तो ट्रंप इज़ लीडिंग बाय 5 points एंड ही विल मोस्ट लाइकली कम बैक एज द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन नवंबर, जब इस साल उनकी इलेक्शंस हैं। और हमने ये देखा कि ट्रंप जब वो आया तो उसने आके कोई नई जंग भी नहीं शुरू की, उसने अफगानिस्तान से भी बंदे वापस बुलाने का प्लान बना लिया। इनफैक्ट वो था इन ऑफिस व्हेन दे केम आउट। उसने जो है वो इज़राइल के साथ भी डील की, सऊदियों के साथ भी डील की, वो पूरी दुनिया में ना, मतलब एक वो नॉर्थ कोरिया भी चला गया, वो रशिया के साथ दोस्ती, वो कह रहा था यार रशियंस के साथ इस वक्त पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, दोस्ती करो, अगेन अपने ऊपर फोकस करो। तो वो एक बहुत डिफरेंट सोच के साथ चल रहा था, और उस टाइम के ऊपर वो इतनी रेडिकल सोच थी कि जो प्रिवेलिंग एस्टैब्लिशमेंट थी उनको ये लगा कि यार ये तो मतलब
ये सोच तो पब्लिक कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगी। उन्होंने स्टार्ट में किया भी, जब उन्होंने उसके बारे में मजाक उड़ाया, उसका उसको सारा कुछ किया, तो पब्लिक हो गई 2 मिनट के लिए कि यार ये तो सीन ऑफ है उसका। लेकिन ओवर टाइम हमने ये देखा, इन द एज ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, कि ज़्यादा अरसा वो उसको ऑस्ट्रसाइज कर नहीं सके, वो उसको बाहर रख नहीं सके। और अब पब्लिक के अंदर एक सपोर्ट बेस बढ़ती जा रही है। ट्रम्प के लिए तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन स्टेटस को का जो डाउनफॉल है वो ज़्यादा, एक्चुअली मोर पीपल आर नाउ एंटी जो बाइडन बिकॉज ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन पैलेस्टाइन एंड इसराइल एंड व्हाट्स हैपनिंग इन यूक्रेन एंड रशिया एज वेल। लाइक अब वो उनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि यार हम यहाँ पे हमारे होमलेस लोग बैठे हुए हैं, हमारी इकॉनमी तबाह हुई हुई है, हम टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन क्यों भेज रहे हैं। फिर वो इसराइल पैलेस्टाइन में देख रहे हैं, उनके सामने जेनोसाइड हो रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह रहा है जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन वो जो बाइडन की होम्योपैथिक स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो कुछ सीरियसली कर नहीं रहा, तो उसकी वजह से डेमोक्रेट्स जो हैं बहुत खिलाफ हो गए हैं उसके। तो अब इट्स बिकमिंग अपेरेंट कि ट्रम्प विल कम बैक इन नवंबर। ऑब्वियसली एनीथिंग कैन हैपन, बट अभी तक जो डेटा है वो ये पॉइंट कर रहा है कि ही विल कम बैक एज द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन नवंबर। अच्छा, यहाँ पर मैं इस पार्ट को ख़त्म करूँगा बस विद दिस थॉट कि इस वक्त अभी ये समझ लें 2024 है, और इस वक्त दुनिया में जो एक सोल सुपर पावर अमेरिका थी, अब वो सिर्फ अमेरिका नहीं रह गई, बल्कि एक पावर कंपटीशन फिर से स्टार्ट हो चुका हुआ है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना एंड रशिया। और एक इमर्ज कर रहा है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है, जिसमें चाइना रशिया ग्लोबल साउथ के साथ हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ हैं, और वो डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ मिलकर ये कह रहे हैं कि यार अमेरिकन इंपीरियल सिस्टम जो सिर्फ अमेरिका को इनरिच करता है और अमेरिका का रूल बेस्ड ऑर्डर चलता है, जिसमें आपकी आंखों के सामने जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन आप चूंकि वो आपका दोस्त है तो आप उसको टच नहीं कर सकते, तो ये तो अनफेयर सिस्टम है। तो रशिया और चाइना पूरे ग्लोबल साउथ के साथ मिलके एक तरफ खड़े हैं, और एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें अमेरिका है, यूरोप है, इसराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया टू सम एक्सटेंड इमर्ज कर रहा है वहाँ पर। अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये आपको नज़र आते हैं विद चाइना एंड रशिया। अच्छा, इसके बाद आई वांना टॉक अबाउट पाकिस्तान्स हिस्ट्री विद द यूएस एंड एज अ सुपर पावर। जब यूएस पिछले 70 साल की जो हमारी तारीख है उसमें हमने किस तरीके से उसके साथ डील किया। सबसे पहले तो हम सबको पता है कि जी राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम यूएस कैंप में चले गए थे, और बड़ा ओपनली हम यूएस कैंप और वेस्टर्न कैंप में चले गए थे। मैं चाहूँगा कि जो विकिपीडिया का एक्सर्प्ट है ना पाकिस्तान यूएस रिलेशन का, वो मैं क्विकली पढ़ लूँ। वो आप जाके डिटेल में खुद भी पढ़ सकते हैं, बट उसने बड़ा अच्छा समराइज़ किया हुआ है कि एक्चुअली पास्ट में क्या हुआ। और जब आप पास्ट में देखते हैं ना और सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ने लगा हूँ, तो फिर आपको आइडिया होता है कि यार जो हम प्रेजेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं जो कि लग रहा है नहीं नहीं ये तो कंस्पिरेसी है, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, वो प्रेजेंट में कंस्पिरेसी होती है हमेशा 10 साल बाद पता लगता है कि यार वो एक्चुअल था। सो एनीवेज आई जस्ट वांट टू sort of rationalize and humanize the changes, the things that happen in a relationship with a superpower. Pakistan and the United States established relations on 15th August 1947, a day after the independence of Pakistan, when the United States was one of the first nations to recognize Pakistan. The relationship between the two nations, however, has been described as a roller coaster, given by the characterization of close coordination and laws marked by deep bilateral estrangement. मतलब वो ये कह रहे हैं कि यार कॉन्स्टेंटली रॉकी रही है, कभी तो बेस्ट फ्रेंड्स बने हुए थे और कभी फुल फटा हुआ है और सैंक्शंस लगी हुई हैं। During the Cold War 1945 to 1991, Pakistan allied itself with the Western Bloc led by the United States against the Eastern Bloc led by the Soviet Union. कोल्ड वॉर थी, कोल्ड वॉर में 2 कैंप्स थे, हमने अपने आप को वेस्टर्न ब्लॉक के कैंप में ऑफिशियली बड़ा ओपनली डाल दिया हुआ था। फॉलोइंग द 1958 पाकिस्तानी मिलिट्री coup, President Muhammad Ayub Khan established a strong military alliance with the United States. During the Bangladesh Liberation War and the Indo-Pakistani War of 1971, the United States aided Pakistan against the provisional government of Bangladesh and India. After the Pakistani defeat, Pakistani leader Zulfikar Ali Bhutto, an anti-American, इम्प्रूव्ड रिलेशंस विद द सोवियट्स। सो इन्होंने भुट्टो का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जी उस टाइम तक हम बिल्कुल अमेरिका के साथ थे। भुट्टो साहब आए और उन्होंने कहा कि यार हमें जो है ना वो सोवियत से दोस्ती करनी है। भुट्टो साहब का एक तो ये कि वो फॉरेन मिनिस्टर रहे थे, तो एक तो उनका वो भी था कि उनका सारा उन्होंने डायरेक्ट डील किया हुआ था ड्यूरिंग द 1965 वॉर एंड द 1971 वॉर विद यूएस। और ये फिर इसकी डिटेल में आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि अमेरिका ने हमें एक्चुअली सपोर्ट नहीं किया था जो सपोर्ट हमें चाहिए थी इन दोनों वॉर्स में। तो उनका एक शिफ्ट आ गया हुआ था, और वो एक तो कम्युनिज्म की तरफ भी थोड़े थे, सोशलिस्ट थे, तो वो ज़्यादा इंस्पायर होना शुरू हो गए थे विद द यूएसएसआर सिस्टम अगेन। सो एक आइडियोलॉजी से हटके वो दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ
आना शुरू हो गए हुए थे एंड ही बिकेम एंटी अमेरिकन in a lot of ways. 1977, Bhutto was overthrown in a military coup by Muhammad Ziaul Haq following the Soviet invasion of Afghanistan in 1979. Pakistan and the United States cooperated in the funding and financing of the anti-communist Afghan Mujahideen and then in the ensuing First Afghan Civil War. With sanctions waived in 1994, with Pakistan's willingness to participate with the United States in the wars in Somalia and Bosnia, रिलेशंस इम्प्रूव्ड. सो उस टाइम के ऊपर आपको याद होगा कि वो बॉस्निया में जंग चल रही थी और उसमें यूएस वाज सपोर्टिंग बॉस्निया, तो उसमें पाकिस्तान के जो फौजी थे वो गए थे यूएन के दस्तों में और दे फॉट विद द बॉस्नियन सोल्जर्स एज वेल. तो उसमें उन्होंने कहा जी थोड़े से रिलेशनशिप इम्प्रूव हुई जब उस टाइम के ऊपर अगेन एक जियो पोलिटिकल रिक्वायरमेंट पैदा हुई. सो आप बारहा देखेंगे कि जो रॉकी रिलेशनशिप है, जब भी अमेरिका को एक जियो पोलिटिकल रिक्वायरमेंट आई तो वो रिलेशनशिप एकदम से रुकी. ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, वो एकदम से खुली. वो आए, उन्होंने कहा कि यार ये रिक्वायरमेंट है, ये करो. हमने कहा ओके, हमने किया और फिर एकदम से वापस वो गिर गई फॉर सम वियर्ड रीज़न. बट एनीवेज, तो 1994 में जी रिलेशनशिप बेहतर हो गई. फिर 1998 में उन्होंने फिर से सैंक्शंस लगा दी जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया. और उसके बाद फिर 2001 में जो है वो सैंक्शंस भी लिफ्ट हो गई, सब ओके हो गया जब अफ़गान की जंग हुई. और फिर आपको पता है मुशर्रफ साहब थे और हम अफ़गानिस्तान वाली जंग में घुस गए. 8-10 साल उसमें हमने टाइम ज़ाया किया. फिर उसके बाद वो जंग ख़त्म हुई, मुशर्रफ साहब चले गए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, रिलेशनशिप्स ठीक है चल रही थी, ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, सारा कुछ था. फिर वो रेमंड डेविस वाला वाक़या हो गया, फिर उसामा बिन लादेन वाला वाक़या हो गया. फिर हालात टाइट हो गए और रिलेशंस ख़राब होना शुरू हो गई. फिर अजीब रॉकी सी रिलेशनशिप रही नून लीग के टाइम पे हमने एकदम से चाइना को डिस्कवर किया और हमने चाइना से बहुत ज़्यादा एक डीपर देन सी और स्वीटर देन हनी रिलेशनशिप कायम किया सीपेक के थ्रू. और फिर इवेंचुअली खान साहब का टाइम आया और ट्रंप ने एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि उस वक्त भी हमारी बड़ी रॉकी रिलेशनशिप चल रही थी, बड़े ट्रंप वुड कम इन एंड ही वुड से दिस और दैट. 3-4 दफ़ा ही वुड ट्वीट अगेंस्ट पाकिस्तान के पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर और पाकिस्तान द डबल गेम खेल रहा है और पाकिस्तान बड़ा बुरा है और ये और वो है. तो उसके बाद खान साहब ने 2-3 दफ़ा रिस्पॉन्ड किया, ट्विटर पे ही रिस्पॉन्ड किया कि जी ऐसा है, ये वैसा है. और उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग था बिकॉज ऐसा लग रहा था कि ट्रंप बीइंग द सॉर्ट ऑफ पर्सन दैट ही इज़, तो वो तो बड़ा एंटी पाकिस्तान होगा और पाकिस्तान के लिए बड़ा बुरा होगा. बट समहाउ Pakistan actually, or the Prime Minister Imran Khan actually had a very good working relationship with President Trump. और उस टाइम के ऊपर एक्चुअली पाकिस्तान की जो इंगेजमेंट थी यूएस से वो बड़ी अच्छी होना शुरू हो गई. That was until 2020 and then it all changed. So 2020 के एंड 2021 में essentially जो बाइडन पावर में आए और उन्होंने आने के बाद खान साहब को कॉल नहीं की, बड़ा उस टाइम के ऊपर एक शोर मचा के जी यूएस गवर्नमेंट से कोई इंगेजमेंट नहीं हो रही, कोई सीनियर लीडरशिप ना कॉल कर रही है, ना कोई मीटिंग अरेंज कर रही है. पाकिस्तानी साइड से बड़ी कोशिश भी हुई लेकिन समहाउ उसी वक्त से आइसोलेट करना शुरू कर दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फॉर सम वियर्ड रीज़न. और फिर हमने देखा कि those relationships started going worse and worse and worse and they culminated in 2022 जब हमने देखा कि इमरान खान साहब रशिया गए. और रशिया जाने के बाद पहले तो पब्लिकली हमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स वगैरह आई कि जी पाकिस्तान नीड्स टू कंडेम रशिया. पाकिस्तान को जो है ना, पहले तो वो जाना नहीं चाहिए था, बड़ा बुरा हुआ. फिर पाकिस्तान नीड्स टू सपोर्ट यूक्रेन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल हुआ था यूएन में और सारा कुछ. तो उस टाइम पे खान साहब ने भी बोला कि यार हमें क्यों बोल रहे हो, इंडिया को क्यों नहीं बोल रहे. बट बहुत प्रेशर आ रहा था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर एंड इट वाज वियर्ड कि व्हाई दैट्स हैपनिंग, बिकॉज व्हाई आर वी दैट इंपॉर्टेंट. बट देन इवेंचुअली हमने देखा कि 2022 में अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और फिर उसके बाद खान साहब ने पूरा वो सिचुएशन एक्सप्लेन की कि जी रिजीम चेंज एंड साइफर एंड ऑल ऑफ दैट. अब आई डोंट वांट टू गेट इनटू द साइफर एंड कॉन्स्पिरेसी थी या वो क्या कहते हैं मुदाखलत थी या कंस्पिरेसी थी. बट what I do want to get at is कि one thing is certain, America as a superpower was not happy with Imran Khan, just as they were not happy with Bhutto back in the days. Bhutto and Imran Khan in that context both were very similar. They both were hardcore nationalists. They both said कि जी हमने पाकिस्तानी नेशनलिज्म को हमने उठाना है, हमने जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक रिवाइवल लेकर आना है. भुट्टो एट द टाइम was instrumental in creating OIC. He was working very closely with King Faisal in Saudi and Mohammad Gaddafi. One of the reasons why हमारे पास गद्दाफी स्टेडियम है और फैसलाबाद है और फैसल मॉस्क है, वो बेसिकली उस टाइम की कनेक्टिविटी थी जो कि हम एक एज एन ऑल्टरनेट. तो इनका जो सोच है ना इन दोनों की, वो एंटी इम्पीरियलिस्ट है और वो ये सोचती कि यार हमने एक ऑल्टरनेट
एक अल्टरनेट पोल बनाना है। मतलब हमें क्यों अमेरिकन वेस्टर्न पोल या चाइनीज़ रशियन पोल पे हम जा रहे हैं, व्हाई डोंट वी क्रिएट अनदर पोल जो कि लेट्स से इस्लामिक वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ के और प्लेयर्स के साथ मिलके बना हुआ हो। जब हम हिस्ट्री का मुतालिया करते हैं तो हमने देखा है कि जब भी किसी ने आके ऐसी बात करने की कोशिश की है, चाहे वो गद्दाफ़ी हों जिन्होंने आके अफ्रीकन यूनियन की बात की, उन्होंने कहा कि हम अफ्रीका को इकट्ठा कर लेते हैं और हम गोल्ड दिनार पेग्ड एक करेंसी बनाएंगे, तो उनका अंजाम आपके सामने है। या फिर भुट्टो या फिर इमरान खान या फिर मैनी अदर पीपल एज़ वेल, जो कि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि अमेरिका ने किस किस की रिजीम चेंज करने की कोशिश की। टर्की 2016 जिसके ऊपर अर्दोगान साहब कहते हैं कि ये अमेरिकन बैक्ड रिजीम चेंज ऑपरेशन था जो फेल हो गया। सो आई मीन रिजीम चेंजेस कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ओ माय गॉड ये तो बड़ी कोई कंस्पिरेसी है, ये तो होता ही नहीं है। ये बड़ा नॉर्मल चीज़ है, पूरी दुनिया में होती है। एथिकली आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं, मॉरली आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं, बट इन रियल पॉलिटिक पावर जब होती है तो पावर एक्सर्ट भी होती है, और ख़ासकर वो पावर एक्सर्शन बढ़ जाती है जब जो सुपर पावर्स हैं वो इनसिक्योर होना शुरू हो जाती हैं। और हमें ये बात मालूम है कि पिछले 10 साल के अंदर अमेरिका की इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया। इसको तो हमने समझ लिया। नाउ आई वांट टू डिस्कस कि जो हमारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी रिलेशनशिप कैसी रही है अमेरिका के साथ। पीपल्स पार्टी की हम क्विकली बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो पीपल्स पार्टी के बानी थे भुट्टो साहब, उन्होंने वो एंटी अमेरिकन थे, और उस एंटी अमेरिकनिज्म की वजह से ना सिर्फ उनको जो है वो हटाया गया, बल्कि इतना ब्रूटली हटाया गया कि इवेंचुअली उनको फांसी भी चढ़ा दी गई। और एंड दैट वाज लार्जली ड्रिवन बाय द वेस्ट दैट डिड नॉट वांट टू लूज पाकिस्तान। सो वो उन्होंने उनको हटा के उन्होंने इंश्योर किया कि वो कभी वापस ना आ सकें। एंड देन राइट आफ्टर दैट एक मिलिट्री गवर्नमेंट आई पाकिस्तान में, और उस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को एक सीधा वॉर में ले गई, जो कि अगेन लाइक आई सेड के सुपर पावर एक जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से रिजीम चेंज करती है जब भी सिचुएशन चेंज हो रही होती है। तो उन्होंने 77 में वो किया, 79 में वी वर इनटू अ वॉर, एंड देन 10 साल हमने अमेरिका का एसेंशली वी वर अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ द अमेरिका, पार्ट ऑफ देयर ग्लोबल एजेंडा। फॉर पीपल्स पार्टी दे नेवर गॉट ओवर दैट ट्रॉमा। अगेन ह्यूमनाइज करें ना, बेनज़ीर उसके बाद एग्जाइल में चली गई, वो अमेरिका में रहीं, अमेरिका में पढ़ी, वहाँ बड़ी हुई, उनके कॉन्टैक्ट सारे वहाँ पे डेवलप हुए, उनकी सोच वहाँ पे डेवलप हुई, और उन्होंने अमेरिका को देख कर उन्होंने कहा यार दिस इज़ जस्ट इनक्रेडिबल पावर, और इसके साथ आप नहीं कम्पीट कर सकते और ना ही आप इसके खिलाफ जा सकते हैं। जिसकी वजह से हमने फॉलोअप में देखा कि जब 2007 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आ रही थी, तो विकीलीक्स की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हैं दैट वाज बैक्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू फैसिलिटेट बीबी कमिंग टू पाकिस्तान, एंड अगेन उनकी आइडियोलॉजी थी वो अमेरिकन, और इसमें कोई गलत, अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है, होता है। वो बीबी बिलीव्ड कि यार द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, द अमेरिकन स्ट्रक्चर, द अमेरिकन फार्मूला इज़ द राइट फार्मूला, और दुनिया इसी से आगे बढ़ेगी और हमें भी उस पर जाना चाहिए। तो दैट इज़ वाई उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके वो उसको आगे लेकर जा रही थी। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो चेयरमैन बन गए। बिलावल भुट्टो का भी हमने देखा जब वो फॉरेन मिनिस्टर बने लास्ट अपने टेन्योर में, तो कंटिन्यूसली वो यूएस जाते रहे हैं, और उनका भी क्लियरली आपको नज़र आता है कि उनका टिल्ट यूएस की तरफ है। उनको यही नज़र आता है कि दिस इज़ दिस ग्लोबल सुपर पावर, इसी ने आगे जाना है, हमारा जीना मरना, हमारा फ्यूचर उनके साथ है। सिर्फ ये नहीं कि एज अ पार्टनर विद अमेरिका विद इन दिस न्यू फ्रेमवर्क, दिस न्यू कोल्ड वॉर दैट इज़ इमर्जिंग, वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि यार हमने अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं जाना। अगेन वो ट्रॉमा उनका जो है वो उनको ये दिखाता है कि यार अमेरिका के ख़िलाफ़ आपने नहीं जाना, अपने अमेरिका के साथ ही रहना है। बट ऑल्सो बिकॉज जब आप एक आइडियोलॉजी के साथ होते हैं तो आप उस आइडियोलॉजी के सारे फैसेट्स को लेकर आते हैं, राइट। सो आपको पीपल्स पार्टी में वो फैसेट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें वो अ लॉट ऑफ द टॉकिंग पॉइंट्स जो पीपल्स पार्टी के एजेंडा में हैं, जो पीपल्स पार्टी के जो जो एक्टिविस्ट्स हैं, जो लोग हैं, वो ज़्यादातर टॉकिंग पॉइंट्स यूएस से आ रहे हैं। वो यूएस बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर के टॉकिंग पॉइंट्स हैं जो वो आगे लेकर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जनरली आइडियोलॉजी, वो मैं पिछले दिनों जो मैंने उनकी मैनिफेस्टो वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि उन लोगों के लिए उन्होंने चाइना का मेंशन भी नहीं किया हुआ, उन्होंने रशिया का मेंशन भी नहीं किया हुआ। सो दे आर वेरी मच हार्ड कोर इन दी वेस्टर्न कैंप। दे बिलीव के वेस्ट इज़ गोइंग टू बी द अल्टीमेट सुपर पावर, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, एंड दे आर हैप्पी विद दैट। अच्छा, जब PMLN की हम बात करते हैं ना, तो उसमें लार्जली आपको कोई इतना टिल्ट नज़र नहीं आता, और उनके मैनिफेस्टो में भी नहीं नज़र आता, और आपको उनके पास्ट बैकग्राउंड में भी नज़र आता। उनके अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, उनके मीडियम ताल्लुकात भी रहे हैं। 1998 में जब उनकी बहुत एक पावरफुल गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी थी, तो उनको ज़ाहिर है उसका भी थोड़ा सा ट्रॉमा तो है कि यार ये अमेरिकन ने अच्छी भली चलती है हुकूमत को हमारे फारिग कर दिया था। और उस पॉइंट के ऊपर जो है वो फिर एकदम से मुशर्रफ साहब आ गए, और फिर अमेरिका ने बैक करके मुशर्रफ साहब को एसेंशली स्पेस दी।
कि वो अपनी जो नई रजीम है उसको चला सकें फॉर सो लॉन्ग। और फिर हम हिस्टोरिकली बेनज़ीर साहिबा को क्योंकि यूएस बैक कर रहा था, तो वैसे जनरली you don't see PMLN to be very pro America, and again ideologically भी जो उनका core, they're in center right, so they don't go well with the American world view or the American world order. But at this point in time they're largely neutral. उनके मैनिफेस्टो में भी यही है कि जी चाइना भी ओके, अमेरिका भी ओके, सो PMLN इज़ pretty much neutral. फिर PTI की बात करते हैं, और PTI में हमारे पास खान साहब की 28 साल की पॉलिटिक्स आती है 1996 से लेके अब तक, जो कि उस वक्त से अब तक एंटी इम्पीरियलिस्ट है। और उस वक्त से अब तक वो यही बात कर रही है कि अमेरिका नीड्स टू स्टॉप ड्रोन्स, अमेरिका की जंगों से बाहर निकलें। वो मुशर्रफ साहब के उस पर भी बोल रहे थे, वो उनका पूरी स्टार्ट की पॉलिटिक्स तो थी ही है कि ड्रोन्स नहीं होने चाहिए हैं, जंगें ख़त्म होनी चाहिए हैं, हमारे लोगों को जंग से सोल्यूशन नहीं है, हमें हमारे मसले हमें सॉल्व करने चाहिए, बाहर वालों को यहाँ से निकलना चाहिए। अगेन वेरी सिमिलर, एर्दोगान, मोहम्मद मोरसी, a lot of these leaders have emerged in recent times जो कि एंटी इम्पीरियलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ आए हैं। अब आप इसमें कह सकते हैं नहीं खान साहब चुनाव लगा रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। मैं बार बार कह रहा हूँ हर किसी की एक आइडियोलॉजी है। बिलावल भुट्टो साहब इज़ नॉट रॉन्ग व्हेन ही बिलीव्स इन हिज फ्रेमवर्क कि यार अमेरिका इज़ all powerful and we need to we need to pursue that ideology to grow. And Imran Khan is also not wrong अगर if he believes कि यार what American imperialism ने हमें तबाह किया, और अगर हम उस imperialism से हट जाएं और हम self sufficient हो जाएं तो हमारे solutions उसमें लाई करते हैं। You can disagree with the ideologies, but their ideologies nonetheless. Anyways, तो वो एंटी इम्पीरियलिस्ट तो वो रहे हैं, और उसमें वो बात यही करते हैं कि जी मैं पूरी दुनिया घूमा, मैं वेस्ट घूमा और ये और वो सारा कुछ। तो उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो बड़ा एक इम्पीरियलिस्ट सी सोसाइटी है, और ये हमारा पैसा लेके जा रही है, और ये अपने डॉलर पे, अपनी पावर पे डॉलर चलाती है। और बेसिकली वो ये कहते हैं कि एक रिग्ड सिस्टम है जिसमें गरीब आदमी का पैसा जो है वो वहाँ पे ऑफशोर पार्क होता है, और वो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, और वो आपको अपनी जियोपॉलिटिकल गेम्स में फेंकते हैं, और उन गेम्स की वजह से आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, आपकी कोई फाउंडेशन नहीं होती, आप कॉन्स्टेंटली उनको फॉलो कर रहे होते हैं। यूर एट द विम ऑफ देयर, यूर एट देयर मर्सी। एंड सो उनकी कोई रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं रही, इतना एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, और वो उनकी आइडियोलॉजी में डायरेक्टली एम्बेडेड है। जब उनकी वो पावर में आई 2018 में, तो क्योंकि उस साइड के ऊपर ट्रंप वॉज ऑल्सो an agent of change in the US, right? So he was also, in a way, curtailing the American imperial power and saying कि we need to stop stretching out. हम वापस अंदर आएं, और अंदर आके हम बिजनेस और इकोनॉमी पे फोकस करें। तो in that aspect, he was able to connect with Imran Khan. So he had good two years, 2018 to 2020, जिसमें अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, बट देन एज सून एज द गवर्नमेंट चेंज्ड वो ताल्लुकात फिर ख़राब हो गए। एट दिस पॉइंट इन टाइम जहाँ पर खान साहब बोलते हैं कि यार मैं न्यूट्रल हूँ और पाकिस्तान को न्यूट्रल होना चाहिए, वो रियल फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर वो एक्चुअली न्यूट्रल नहीं है, वो एंटी अमेरिका है। बिकॉज अमेरिका एक्सपेक्ट्स फॉर पाकिस्तान, जो कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है, कि वो फुली सपोर्ट करेगा। देखें रिलेशनशिप को समझे ना, एक एसिमेट्रिक रिलेशनशिप है। आपके पास इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है, आप उनको कुछ खासा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप और कुछ नहीं दे सकते, तो आप उनको क्या दे सकते हैं? आप उनको जंगों में हेल्प कर सकते हैं, आप उनको जो है लॉबिंग एफर्ट्स में हेल्प कर सकते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी चीज़ें अभी कम होना शुरू हो गई हैं। पहले यू आर अ गेटवे टू द मुस्लिम वर्ल्ड, नाउ यू नो लॉन्गर आर दैट एज वेल। तो आपकी बहुत लिमिटेड यूटिलिटी रह गई है, और फिर आप वही ऑफर करोगे यूएस को, राइट? सो अगर खान साहब आते हैं कहते हैं जी हमने वो यूटिलिटी ऑफर नहीं करनी, तो देन सडनली इन अ लॉट ऑफ वेज फॉर द अमेरिकन सुपर पावर जो है, वो सिर्फ ये नहीं कह रही कि ये न्यूट्रल हो गया, वो कह रही है ये एंटी अमेरिकन हो गया है, क्योंकि ये हमारे जो हमारा एजेंडा है, उसको ये फर्दर नहीं कर रहा या सपोर्ट नहीं कर रहा। दैट डजंट गो टू वेल with a superpower that is insecure right now, and it's in the midst of a growing cold war that is turning into hot war in certain areas in Ukraine and in Israel, Palestine and so on. अच्छा, थोड़ा सा मैं अब डिस्कस करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली 2022 में जब रिजीम चेंज हुई या नई गवर्नमेंट आई तो एग्जैक्टली हुआ क्या। पहले तो वी नो दैट यूएस वाज अपसेट एट इमरान खान, दे मेड इट वेरी वेरी क्लियर। उन्होंने मीडिया में भी उसको बहुत क्लियर किया, उन्होंने इंगेजमेंट्स नहीं की, उससे भी क्लियर हो गया था, उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी यूक्रेन रशिया के ऊपर, उस पर क्लियर हो गया हुआ था, एंड दे वर नॉट हैप्पी विद इमरान खान हैविंग गॉन टू रशिया। बट एक्चुअली लाइक आई मैंशन बिफोर कि उससे पहले शुरू हो चुका हुआ था। जो बाइडन जब से आए थे पावर में, तब से दे डिड नॉट लाइक इमरान खान एंड हिज पॉलिसीज़, जो एब्सोल्युटली नॉट था, दैट डिड नॉट गो टू वेल विद द यूएस। द फैक्ट कि जी हमने ड्रोन की बेसिस नहीं देनी, दैट डिड नॉट गो टू वेल विद द यूएस। फिर इमरान खान गोइंग टू यूएन, being very outspoken, Shah Mahmood Qureshi going to New York and giving an interview and saying कि जी डीप पॉकेट्स की वजह से फ़लस्तीन का कॉज नहीं उठ पाता,
लॉट ऑफ दीज थिंग्स अब आप सोचें ना, आज आपको समझ आती है ये बात कि आज जब इसराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यूएस के अंदर कुछ बोलना, वो कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वहाँ से बेहतर कहीं है ही नहीं। आज आप बोलें और जाके आप कोई अगर वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप जाके अपने इंस्टाग्राम पे डालें, आप देखें लोग आपके पीछे कैसे पड़ते हैं। वो चीज़ें दे डिड हैव एन इम्पैक्ट। एंड चूंकि हम वो कहते हैं, हमारे एक वज़ीर आज़म साहब थे, उन्होंने कहा बेगर्स कांट बी चूजर्स, राइट? सो खान साहब बिलीव्ड कि वो, उन्होंने कहा कि जी मैं कॉन्फिडेंट हूँगा और जो हमारी आइडियोलॉजी है उसके अंदर मैं कॉन्फिडेंटली उसको लिव करूँगा तो मेरी कौम भी लिव करेगी। उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि जब सुपर पावर ऑफ द स्केल ऑफ अमेरिका वो जब अनॉय होना शुरू हो जाए ना इस तरह की बड़ी क्लियर सीरियस बातों के ऊपर, तो फिर अगेन हमारे पास हिस्ट्री में भुट्टो साहब की एग्जांपल एग्जिस्ट करती है। सो यूएस वाज नॉट हैप्पी, और इसमें इंटरसेप्ट का भी मल्टीपल आर्टिकल्स आ चुके हैं। अभी रिसेंटली एक वेरी वेल नोन वेल रिस्पेक्टेड ऑथर ने एक बहुत डिटेल में पूरा बताया हुआ है कि यूएस रिजीम चेंज किस तरह हुआ पाकिस्तान के अंदर और उसकी सारी की सारी क्या डिटेल्स थी। वो भी मैं चाहूँगा कि मैं लिंक नीचे कर दूँ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। बट एनीवेज, बेस्ड ऑन एनेक्डोटल जो हमने सुना है, इंटरसेप्ट का आर्टिकल, आगे पीछे की चीज़ें हमें जो इस वक्त पता है समवॉट, वो ये है कि जी जो यूएस और यूके के एम्बेसडर्स थे, उन्होंने एक्टिवली लोगों से मिल के उन्होंने प्लान किया और उन्होंने परस्यू किया कि उन्होंने कन्विंस किया हमारे लोगों को। उन्होंने कहा कि यार खान मे बी नॉट द राइट गाय, तो मे बी द अदर साइड कैन टेक ओवर पावर एंड एक नई आइडियोलॉजी पाकिस्तानी गवर्नमेंट में आ जाए। अगेन 2 मिनट के लिए मैं इसमें कंस्पिरेसी नहीं बना रहा, मैं अच्छा बुरा नहीं बना रहा, मैं गुड और बैड नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि यार अदर साइड वाज बैड फॉर डूइंग दिस। आई एम सेइंग दिस इज़ नॉर्मल, इट हैपन्स। इवन इमरान खान हैज़ लाइक जब उन्होंने पावर में आना था तो उन्होंने पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ली और वो 2018 में ही वाज ऑन वन पेज। तो पावर में आने के लिए लोग करते हैं चीज़ें, और अगर आप उसको इमोशनली ना देखें, आप आइडियोलॉजिकली देखें, तो खान साहब की आइडियोलॉजी थी कि यार he was anti-imperialist and he did not believe कि we need to be furthering American imperialist power. एक अदर साइड थी जो बिलीव करती थी कि यार जो जिस डायरेक्शन में खान साहब जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही नहीं है, और हमारा फ्यूचर एक्सटर्नली हमारा फ्यूचर शायद यूएस से लिंक्ड है, और अगर वो अपसेट हो जाए और वो हमारे साथ हमारे ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगा दे तो शायद फ्यूचर हमारा इतना अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने उनकी सपोर्ट ली और सपोर्ट लेके उन्होंने जो है एक रिजीम चेंज ऑर्केस्ट्रेट किया, जो कि 2022 में हमने देखा। अच्छा, उसके बाद ना उसके फॉलो अप में हमने देखा कि चलें जी, एक तो होता है ना रिजीम चेंज, खान को हटाना था, खान हट गया, अब जी सब बिजनेस एज यूजुअल। बट दैट्स व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड इज कि इसके जियोपॉलिटिकल रेपरकशंस क्या थे, राइट? सो हमने देखा कि सिर्फ वो रिजीम चेंज नहीं हुआ, बल्कि जो नई गवर्नमेंट आई उसने मेजर चीज़ें चेंज की पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह सुनने में आया कि जी पाकिस्तान जो है, पहले तो ये कि वो रशिया के खिलाफ स्टांस नहीं ले रहा था, फिर उसने रशिया के खिलाफ स्टांस भी लिया, उसने यूक्रेन को सपोर्ट भी किया। सुनने में आया कि यूक्रेन को वेपन्स गई पाकिस्तान की तरफ से, और उससे हमें फाइनली जो हम स्टार्व्ड थे टूवर्ड्स डॉलर्स, वो हमें कुछ डॉलर्स मिल गए। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हमें नज़र आई जो कि बड़ी वियर्ड थी। जिस तरह यूएस एम्बेसडर जो है वो गवादर में था और वो तस्वीर खींच के उन्होंने पूरी दुनिया में शाया की कि जी वो पोर्ट के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है और वो हंस रहा है। एंड दैट जियोपॉलिटिकली, वो डिप्लोमेटिकली वॉज वेरी एम्बेरसिंग फॉर चाइना, राइट? बिकॉज आपने बेसिकली चाइना को आके बोला कि यार तुम्हारी सारी इन्वेस्टमेंट अब अमेरिका ने टेक ओवर कर ली है। इट वॉज अ हा मोमेंट फॉर चाइना। और उसके फॉलोअप में हमने देखा कि जहाँ पर चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे इमरान खान साहब हों, जब भी प्राइम मिनिस्टर्स गए हैं चाइना में किसी मेजर कॉन्फ्रेंस में, तो पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बिन राइट नेक्स्ट। लाइक जी जिनपिंग होंगे, उसके बाद पुतिन होंगे, फिर इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब होंगे। इस बार आपके प्राइम मिनिस्टर चौथी लाइन में पीछे थे। वन बेल्ट वन रोड समिट के अंदर सीपेक का नाम मेंशन ही नहीं हुआ, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। $200 बिलियन के नए प्रोजेक्ट्स आए, 120 कंट्रीज आई हुई थी आई बिलीव ग्लोबल साउथ की, और वो एक बड़ा पावर मूव थी चाइना की और रशिया की। और उसके अंदर पाकिस्तान का मेंशन भी नहीं, पाकिस्तान को एक नया प्रोजेक्ट नहीं मिला। ML1 का प्रोजेक्ट होना था, उसके बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, बल्कि चाइना ने पोक करना शुरू कर दिया। सो आपको कुछ शिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं कि अच्छा सिर्फ रिजीम चेंज नहीं हुआ, पॉलिसी शिफ्ट आया, जिसमें हम यूएस और चाइना जो दो कैंप्स हैं उसमें हम चाइना से थोड़े से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं और हम यूएस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर सिर्फ हम चाइना से दूर नहीं हुए, हमारी एक 40 साल की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी थी ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ विद अफगानिस्तान। लास्ट ईयर हमने देखा कि यार फॉर नो गुड रीज़न हमने अफगानियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। 40 साल की पॉलिसी को हमने 2 मिनट में जलील किया। कोई रैशनैलिटी उसकी कोई होती नहीं, हमने बस अब डिसाइड किया कि यार अफगानी बड़े बुरे हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, वो ये हैं, वो हैं। कुछ समझ नहीं आई।
फिर हमने देखा कि यार ईरान से हमारे ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। और अगेन आपको ना यहाँ पे सर्टन शिफ्ट्स, सर्टन बाउंड्रीज ड्रॉ होती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान जो कि हिस्टोरिकली हमने इन्वेस्ट किया है ताकि वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आए और हमारे पास एक नॉन हॉस्टाइल नेबर आ जाए, सडनली वहाँ पे भी हॉस्टिलिटी शुरू हो गई और हमने मेक श्योर किया कि वो हॉस्टिलिटी जो है ना वो मज़ीद बढ़े और वो एक हॉस्टाइल वेस्टर्न बॉर्डर बन जाए आपका। मीनवाइल चाइना ने फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस अफगानिस्तान को ना सिर्फ रिकग्नाइज कर लिया बल्कि वो इन्वेस्ट कर रहा है चाइना के अफगानिस्तान के अंदर। वो एक लिटरली सीपेक को बाईपास करके एक ऑल्टरनेट रूट बना रहा है अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू। बट पाकिस्तान फॉर सम वियर्ड रीज़न, जब अफगानिस्तान इज़ नाउ ओपन फॉर ट्रेड, जब पाकिस्तान कैन रियली यूटिलाइज अफगानिस्तान फॉर इट्स ओन ग्रोथ, तब पाकिस्तान हम अफगानिस्तान को दूर कर रहा है, चाइना के बारे में बात ही नहीं कर रहा। सो यू नो अगेन वो एक शिफ्ट नज़र आ रहा है आपको। सिमिलरली आप ईरान से पटा कर रहे हो, हु वुड हैव थॉट कि जी हम ईरान से जंग कर रहे होंगे, बट सडनली वो भी हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। सो एक शिफ्ट जियोपॉलिटिकली आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज में, पाकिस्तान की जो इस वक्त करंट रूलिंग क्लास है उनकी अंडरस्टैंडिंग में, उनके फ्रेमवर्क में, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा यार, क्योंकि अब वो फाइट इतनी सीरियस होना शुरू हो गई हुई है कि हमें ना, हम अब न्यूट्रल तो नहीं रह सकते, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता जाना है किसी एक साइड की तरफ। एंड ये एक साइड है जो कि अगर मैं ड्रॉ करूँ ना, तो आपके पास एक रूलिंग एलीट, एक ओल्ड एलीट, एक स्टेटस को एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर। 2022 तक एक न्यू एलीट आ रही थी जो कि डिसरप्टर्स थे, जो ट्रम्प थे वहाँ पर पाकिस्तान में, इमरान खान वाज दैट हु वाज अ डिसरप्टर। एंड उनके खिलाफ एक ओल्ड एलीट, एक ओल्ड रूलिंग क्लास जो कह रही है कि यार यू नो व्हाट, डिसरप्शन इज नॉट गोइंग टू वर्क, तुम डिसरप्शन के नाम पे तबाह कर दोगे मुल्क को। एंड दे बिलीव कि इन दिस ग्रेट पावर रेस वी आर बेटर सूटेड टू गो विद दी वेस्टर्न कैंप। अच्छा, अब यहाँ पर मैं, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, बहुत डिटेल्ड हो गया और आप सोच रहे होंगे कि वाई इज ही गोइंग इन ऑल ऑफ दिस, तो मैं इस वाली वीडियो को रैप करता हूँ एंड देन टुमारो आई विल गो मोर इनटू पाकिस्तानी इलेक्शंस एंड यू नो व्हाट्स हैपनिंग हियर। बट इसमें मैं 2-3 चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा। जो इस वक्त नई कोल्ड वॉर हो रही है ना, उसमें सिर्फ अमेरिका नहीं कर रहा, उसमें चाइना और रशिया भी यू नो डिफरेंट रिजीम चेंजेस कर रहे हैं। जाहिर है, अगेन लाइक आई सेड, कि अब कैंप्स बन रहे हैं, अब दोस्तियाँ यारियाँ बढ़ रही हैं और वो सेटअप हो रहा है, अब डीलें हो रही हैं, पूरी दुनिया में डीलें हो रही हैं कि कौन किसको किन चीज़ों में सपोर्ट करेगा। एक चेस का बोर्ड है और उस चेस के बोर्ड के अंदर यू नो डिफरेंट लाइंस, बैटल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। तो उसके अंदर हमने देखा कि बांग्लादेश में जो इस वक्त इलेक्शन हुआ है वो शैम इलेक्शन है, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा इलेक्शन है या पाकिस्तान से भी बदतर इलेक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान में एटलीस्ट एक ऑपोजिशन एग्जिस्ट करती है, मार खा रही है लेकिन ऑपोजिशन एग्जिस्ट करती है। बांग्लादेश में तो वो भी नहीं है। बट वहाँ पर जो है वो चाइना की सपोर्ट थी करंट गवर्नमेंट को। मीनवाइल अमेरिका ने बड़ा शो डाला कि देखो जी ये शैम इलेक्शन हुआ है, सारा कुछ हुआ है। पाकिस्तान में अमेरिका की सपोर्ट है, तो अमेरिका कुछ भी नहीं बोल रहा। चाइना खैर जनरली वैसे ही नहीं बोलता। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट सीन है। अर्जेंटीना में वेस्टर्न बैक्ड एक बंदा आया है जो कि अर्जेंटीना हिस्टोरिकली थोड़ा सोशलिस्ट रहा है, वहाँ पर एक हार्ड कोर न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट आ गया है। तो ये और अब अफ्रीका आप चले जाए ना, सूडान में जंग चल रही है, इथियोपिया में जंग हो रही है, पता नहीं 4-5 और जगहों पे, वो पापा न्यू गिनी है या क्या है जहाँ पे वो फ्रेंच को उन्होंने बाहर निकाल दिया। सो पूरी दुनिया में वन वे और द अदर रिजीम चेंजेस हो रही हैं, बैटल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। जब आप ब्रिक्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल साउथ की, तो साउथ अफ्रीका जब जाता है और जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके केस लेकर जाता है, तो बेसिकली इस वजह से लेकर जा रहा है बिकॉज अगर चाइना और रशिया लेकर जाएगा ना, तो चाइना और रशिया को बड़ा बदनाम किया हुआ है अमेरिका ने कि ये तो हैं ही हमारे खिलाफ, हमारे दुश्मन हैं, ये तो हमें तबाह करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई साउथ अफ्रीका is doing that, but South Africa is doing that as a front man of the global south of the or the Chinese Russia camp. Similarly, Brazil जब बात करता है कि हमें नई करेंसी लेकर आनी है, तो वो pushed and backed by Russia and China है। जब ईरान जो है वो पूरे मिडल ईस्ट की ग्रेट गेम खेल रहा है, तो वो backed by Russia and China है। So ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। मैं इस वजह से बार बार इसको मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें ना पाकिस्तान में करंट एनवायरनमेंट में बोलना थोड़ा वो था कि पता नहीं क्या होगा इसकी बोलने के बाद। बट देखिए मेरा, आप ऑब्जेक्टिवली इसको अप्रोच करें, कोई साजिश नहीं है, कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कोई वो नहीं है। आप सिर्फ एनालिसिस की के लिए मैं कह रहा हूँ आपको, मैं इसमें सियासत की डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं सही गलत नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एनालिसिस के लिए इसको सिर्फ समझ लें कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये रियलिटीज़ हैं हमारी दुनिया की, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही हैं। क्यों हो रही हैं
और फिर उसके आगे क्या होगा वो हम हिस्टोरिकल डेटा को इस्तेमाल करके वी कैन मेक सम सेंस आउट ऑफ इट। अच्छा, और इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि अगर मैं पिछले 10 साल को देखूँ ना, तो यूएस एज अ सुपर पावर हमें लगता है कि वो तो जी बस बहुत पावरफुल हैं और वो तो हमेशा जीते जीते हैं, बट मेरे हिसाब से वो हारे हैं बहुत सारे एरियाज़ में। उन्होंने वेनेजुएला में बहुत शोर डाला, उन्होंने रिजीम चेंज करने की कोशिश की, नहीं कर सके। सैंक्शंस भी लगा दिए उनके पास, उनके ऊपर सारा कुछ किया, नहीं कर सके। उन्होंने सीरिया में रिजीम चेंज करने की कोशिश की, जंग व जदल के साथ रिजीम चेंज करने की कोशिश की, नहीं कर सके। उन्होंने यमन के ऊपर हुतीस को फारिग करने की कोशिश की। अमेरिका वाज एडिंग एंड प्रोवाइडिंग वेपन्स। जो सऊदियों की जंग थी विद द हुती रेबल्स इन यमन, दे वर नॉट एबल टू बी सक्सेसफुल ओवर देयर। वो अफगानिस्तान में जिस तरह से निकले, दैट वाज ह्यूमिलिएटिंग एंड दैट वाज एसेंशियली अ डिफीट। सो हमें एक यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि 10 साल के अंदर जो है ना, इतना वो अमेरिकन सुपर पावर जो कि सुप्रीम रही है, वो ड्विंडलिंग होती हुई नज़र आ रही है। फिर इसी तरीके से आप यूक्रेन रशिया में देखते हैं, तो जब वॉर हुई थी तो लगा था कि जी अब तो बस अमेरिकन जो है ना, वो नेटो और अमेरिका जो है वो तो तबाह कर देगा रशिया को। और उन्होंने बातें मीडिया ने ऐसी की कि रशिया तो फारिग है, वो तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आज बिल्कुल फ्लिप हो चुका हुआ है। आज पता लग रहा है कि यार यूक्रेन तो बिल्कुल फारिग है, उसका तो कोई सीन ही नहीं है। एक तो नैरेटिव की भी वॉर वो हारना शुरू हो गए, बिकॉज लोगों ने जाके जब इवेंचुअली खोला पूरे रीजन को, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो नेटो को अमेरिका एक्सपैंड कर रहा था, वो रशिया के बॉर्डर पे लेकर आया है। मे बी रशिया इज़ नो लॉन्गर द एग्रेसर। और इवन कन्वेंशनल वॉरफेयर में रशिया सीम्स टू बी विनिंग। इसराइल पैलेस्टाइन जो मोस्ट रिसेंट है, वहाँ पर आई थिंक इवन दो वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो अंधाधुंध कर रहे हैं, बट द लेवल ऑफ नैरेटिव, जो नैरेटिव की जंग जो अमेरिका ने लूज़ की है, आई थिंक इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर। जिस लेवल के ऊपर पूरी दुनिया जो है इस वक्त वो अमेरिका को गालियाँ दे रही है और कह रही है कि यार उनका रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं है, उनका मतलब उनका कोई इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है, उनका जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो बस ये है कि अमेरिकन माइट इज़ राइट, राइट। सो अमेरिका इन अ लॉट ऑफ वेज, चाहे वो सॉफ्ट पावर में हो चाहे वो हार्ड पावर में हो, इज़ वीकनिंग, एंड वी कैन सी दैट, एंड दैट्स अगेन आई वो जस्ट वॉन्ट यू टू गो एंड रीड अबाउट सीरिया में क्या हुआ, वेनेजुएला में क्या हुआ, अफगानिस्तान में उन्होंने किस तरह से रिट्रीट किया, यूक्रेन रशिया वॉर का क्या सिचुएशन है, एंड जस्ट मेक दैट माइंड नोट कि अच्छा, अमेरिका दैट वाज ऑल पावरफुल, मे बी दे नॉट दैट पावरफुल एनी मोर। एंड इंटरनली उनका एक बहुत मेजर क्राइसिस चल रहा है, जिसमें इंटरनली उनकी जो अमेरिका होता था ना स्ट्रॉन्ग USA वाला अमेरिका, इंटरनली उनके बड़े मसाइल शुरू हो गए हैं, इकोनॉमिक्स के उनके बड़े मसाइल चल रहे हैं। सो जस्ट मेक अ मेंटल नोट ऑफ दैट। बट एनीवेज, यहाँ पर मैं आज के एपिसोड को ख़त्म करूँगा। आज हमने सीखा कि दुनिया में एक नई कोल्ड वॉर का आगाज़ हो चुका हुआ है। दो मेजर सुपर पावर्स या दो मेजर कैंप्स इमर्ज कर चुके हुए हैं, और चूंकि वो दो मेजर कैंप्स ग्लोबली इमर्ज कर चुके हुए हैं, तो उसी तरह के छोटे कैंप्स पाकिस्तान में भी इमर्ज कर रहे हैं और दुनिया के हर कंट्री में इमर्ज कर रहे हैं। और उसी का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सारी की सारी जहाँ पे आज खड़ी भी है, वो मैं कहूँगा 70% उसका एक्सटर्नल इम्पैक्ट है और 30% उसका जो है ना इंटरनल है, जो कि हम अगली कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स क्या हैं, पाकिस्तान की क्या ऐसी चेंजेस आई जिसकी वजह से PTI का राइज एंड फॉल हुआ। और आने वाले वक्त के अंदर जब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि नून लीग हुकूमत बनाएगी, तो उनको क्या चैलेंजेस फेस होंगे, क्या वो सस्टेन कर सकेंगे, क्या वो थोड़े अरसे के लिए चल पाएंगे। पाकिस्तान ओवरऑल अगले 12 से 24 महीने में किन मुश्किल वक्त से गुजरेगा, बेस्ड ऑन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एज वेल एज द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो मुझे अपने ख्यालात ज़रूर बताइएगा, बराह करम प्यार मोहब्बत से, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। नहीं किसी से एग्री करते तो मुझे भाषण दें अच्छा सा, मैं पढ़ूंगा, मैं भी सीखूंगा, मैं भी ग्रो करूंगा। अगर आप वीगो वाले भाई हैं तो प्लीज़ मुझे उठाइएगा नहीं। मैं बिल्कुल सादा सा आदमी हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं लोगों को कॉलें मिला के कुछ निकाल लूँ। मुझे जो इंटरनेट में मिल रहा है वो मैं इकट्ठा करके आगे दे रहा हूँ। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बाशिंदे हैं तो प्लीज़ मुझे गालियाँ ना दीजिएगा। मैं इंटरनेट से पढ़ के चीज़ें बोल रहा हूँ, आपकी कोई ऑल्टरनेट थॉट है मेरे को बता दीजिएगा। बट एनी वेज, आई एम गोना रैप दिस अप। आई वुड लव टू हियर योर थाट्स। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आके बताइएगा कि आपके ख्यालात क्या हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 70% लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे बड़ा दुख होता है सर। मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2,91,000 पे हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस महीने के आखिर तक मैं 3 लाख तो क्रॉस कर लूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक भी करिएगा, तो उससे एंगेजमेंट बढ़ेगी। बट एनी वेज, दिस वॉज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, यू आर वॉचिंग दिल की बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।